हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर आपकी बुक का, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था उसका नाम था सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसमें हमने तीन आधार पर हमने इकोनॉमी के सेक्टर को देखा। पहले आधार पर हमने देखा कि इकोनॉमी के जो सेक्टर हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी भागों में बांटा जाता है। दूसरे आधार पर हमने देखा कि जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है वो संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में बांटे जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में बांटे जाते हैं। और ओनरशिप के आधार पर जो तीसरा वर्गीकरण है उसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के रूप में बांटा जाता है। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे मनी से रिलेटेड, करेंसी या पैसे से रिलेटेड चीज़ें। तो चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। आइए इसको शुरू करते हैं। पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के इस लेसन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड इट्स फीचर। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम एंड इट्स शॉर्टकमिंग्स। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे मॉनेटरी सिस्टम एंड इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। देखिए, मनी क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ मनी कहलाएगी जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो और जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम विनिमय के माध्यम के रूप में यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी मनी कहलाती है। जैसे चेक है, चेक को हम मनी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ भी खरीद सकते हैं उससे और उसको चेक दे सकते हैं कैश के बदले, तो चेक भी हमारी मनी है। इसी तरीके से डिमांड डिपॉजिट हमने जो जमा कर रखी है बैंक में, उस बैंक में से हम अपने पैसों को कभी भी निकाल सकते हैं और उसके बदले सामान खरीद सकते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट भी इस तरीके से मनी कहलाती है। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। मनी मीन्स एन ऑब्जेक्ट, नॉर्मली पेपर और कॉइन, हैविंग ए वैल्यू थ्रू विच इट कैन बी परचेज और सेल एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हैंस एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि मनी क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जनरली ऑब्जेक्ट कैसा होता है, एक पेपर, एक कागजी पेपर होता है या एक कॉइन होता है, सिक्का होता है, जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसके आधार पर वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकता है और बेच सकता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, एक विनिमय के माध्यम के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं। तो मनी क्या? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं और जिसकी कोई एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उसको हम मनी कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम फीचर्स ऑफ मनी। पहली फीचर्स है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि मनी जो है वो एक बार में ख़त्म नहीं हो जाती। यानी कि मनी का ऐसा नहीं है सिर्फ हमने एक बार यूज़ करा और वो मनी ख़त्म हो गई। मनी को हम रिपीटेडली कई बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक 100 का नोट मेरे पास आया, मैंने 100 रुपये के चावल खरीद लिए, तो क्या वो 100 का नोट ख़त्म हो गया? ओबियसली नहीं हुआ, क्योंकि जो 100 का नोट था जो मेरे पास से अब दुकानदार के पास चला गया, वो उसको आगे यूज़ करेगा, फिर जिसको वो यूज़ करेगा वो थर्ड पर्सन आगे उसको उससे कुछ खरीदेगा, फिर फोर्थ पर्सन आगे उससे कुछ खरीदेगा, फिर सिक्स्थ पर्सन उससे आगे कुछ खरीदेगा। तो इस तरीके से जो मनी है, जो करेंसी है, वो बार बार यूज़ की जाती है, वो एक ड्यूरेबल होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार में वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए फीचर क्या है मनी की, कि ये ड्यूरेबल होती है, बार बार इसको रिपीटेडली और फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जा सकता है। दूसरी है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली ले जा सकते हैं। जैसे आपने आज देखा होगा, हमारे पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड चलते हैं, ठीक? तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड में हम कितना भी बैलेंस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। उसके लिए कोई हमें फिज़िकल बैग की या फिज़िकल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई बोझ उठाना पड़ेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगी और हमारे जेब में करोड़ों के अमाउंट आ सकता है। तो इसलिए मनी की दूसरी फीचर क्या है? जो मॉडर्न मनी है उसकी दूसरी फीचर है कि वो पोर्टेबल होती है, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ईजिली ले जा सकते हैं। तीसरी फीचर है आपकी डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि जो करेंसी है उसको हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक 100 का नोट है,
तो 100 का नोट को हम 50-50 के 2 नोटों में बदल सकते हैं, या 10-10 के 10 नोटों में बदल सकते हैं, या 20-20 के 5 नोटों में बदल सकते हैं, या 5-5 के 20 नोटों में बदल सकते हैं, या 2-2 के 50 सिक्कों में या नोटों में बदल सकते हैं, और इसी तरीके 1-1 के 100 सिक्कों में या 100 नोटों में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुआ कि जो मनी है, वो जो पैसा है, जो करेंसी है, उसको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। चौथा है आपका यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जो करेंसी होती है वो पूरे देश में एक सी होती है। ऐसा नहीं है किसी देश के एक स्टेट में तो करेंसी अलग छप रही है और दूसरे स्टेट में करेंसी का जो साइज और जो फ़ोटो है और जो उसकी प्रिंटिंग है वो अलग है। मिसाल के तौर पे हमारा एक 100 का नोट है, तो वो जैसा 100 का नोट हमारा दिल्ली में चल रहा है वैसा ही 100 का नोट हमारा मुंबई में चलेगा, वैसा ही 100 का नोट हैदराबाद में चलेगा, वैसा ही 100 का नोट कलकत्ता में, हरियाणा में। यानी कि हर देश के कोने कोने में करेंसी जो होगी वो समान होगी, एक जैसी होगी। तो उसमें इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि जो मनी है उसकी एक फ़ीचर ये है कि वो यूनिफॉर्मिटी रखती है, समानता रखती है। तो यूनिफॉर्मिटी भी एक फ़ीचर है मनी की। अगला पॉइंट है लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, लिमिटेड सप्लाई का मतलब है कि पैसे को हम अंधाधुंध नहीं छाप सकते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसों की मशीन है तो हम छापे जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो देश में महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो परचेजिंग पावर है रुपये की, जो करेंसी की हमारी ख़रीदने की क्षमता है वो घटनी शुरू हो जाएगी। करेंसी छापने से क्यों घटती है, उसकी वैल्यू, मनी इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझें कि जो मनी है उसकी एक फ़ीचर ये होती है कि वो उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, हम उसको बेहिसाब नहीं छाप सकते। अगला पॉइंट है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि जो मनी है, मनी को आप एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार करते हैं। कोई भी आदमी हमारे देश में ऐसा नहीं है जो उस करेंसी को लेने से मना कर सकता है, देने से मना कर सकता है, जो करेंसी हमारे देश में चल रही है। मिसाल के तौर पे अगर कोई 50 का नोट हमारे पास है और हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में कहीं भी हम उस 50 के नोट का यूज़ कर सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए। कोई भी आदमी जो इंडिया में रह रहा है वो इंडिया की करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता। उसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में प्रयोग करने से मना नहीं कर सकता। ये एक लीगली पनिशमेंट दी जाती है उसे अगर किसी ने मना करा ऐसा। यानी कि करेंसी जो है हमारे देश की वो एक लीगल टेंडर होती है, उसको कोई दूसरा छाप भी नहीं सकता और कोई दूसरा उसको लेने से या देने से इनकार भी नहीं कर सकता। ये कानून में जुर्म है और इसकी सज़ा का भी प्रावधान है। अगला पॉइंट है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब ये है कि हम जो जिन वस्तुओं और सेवाओं को करेंसी से या नोट से या मनी से ख़रीदते हैं, हम उसका सही मोल लगा सकते हैं और उसको उतना ही पैसा दे सकते हैं जितने की वो चीज़ है। मिसाल के तौर पे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे कि वस्तुओं और सेवाओं का जो हम एक्सचेंज करते थे वो दूसरी वस्तुओं और सेवाओं से करते थे। यानी कि मेरे पास अगर गेहूँ है और मैं चावल ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे आदमी के पास जाऊँगा जिसके पास चावल है और जो गेहूँ ख़रीदना चाहता हो, तो मैं उसको गेहूँ दे दूँगा और उससे मैं चावल ले लूँगा। ये होता था बार्टर सिस्टम। अब इसमें सपोज करो यूनिट ऑफ अकाउंट में मुझे 1 किलो चावल चाहिए, ठीक। अब 1 किलो चावल के लिए बदले में देने के लिए मेरे पास है एक गाय, समझ लीजिए एक काव, क्योंकि पहले जानवर भी करेंसी के रूप में यूज़ किए जाते थे। तो अब एक गाय के बदले में या 1 किलो चावल के बदले में मैं गाय जो दे रहा हूँ, क्या वो कम है अमाउंट या ज़्यादा है 1 किलो चावल की तुलना में? अब अगर वो कम है या ज़्यादा है तो हम उसको बढ़ा नहीं सकते। यानी कि एक गाय के बदले में अगर 100 किलो चावल आ सकते हैं, तो 1 किलो चावल की अगर हमें ज़रूरत है तो क्या हम गाय के टुकड़े करके देंगे? ओबियसली गाय के तो टुकड़े नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या होता है, मनी में क्या फ़ीचर है कि उसको मनी जो है उसकी एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। मनी यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि हम उसको किसी भी पार्ट में तोड़ सकते हैं
उसको हम जो वस्तु हम खरीदना या बेचना चाहते हैं, जितने की वो हम समझते हैं उसका उतना ही मूल्य हम लगा सकते हैं और उस उतने मूल्य की करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टोरेबल। स्टोरेबल जैसा नाम से पता चल रहा है कि स्टोरेबल का मतलब होता है कि करेंसी को हम स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम करेंसी के रूप में जिस चीज़ को यूज़ करते थे उनको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता था। जैसे पशु, हम एनिमल को करेंसी के रूप में यूज़ करते थे, तो एनिमल के लिए रख रखाव की ज़रूरत पड़ेगी, उनके खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी, उनके रहने के लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो इसको पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम के दौरान जिस चीज़ को हम करेंसी के रूप में यूज़ करते थे या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ करते थे, उनको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आज के दौर में करेंसी चलती है, मनी चलती है, कागजी मनी या सिक्के, तो उनको हम स्टोर कर सकते हैं। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आ गई हैं जिसकी वजह से जो करेंसी है वो ई करेंसी बन गई है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम मनी को स्टोर कर सकते हैं एक प्लास्टिक के टुकड़े के अंदर भी। प्लास्टिक का टुकड़ा मतलब जैसे एटीएम है आपका प्लास्टिक का बना होता है, तो उसमें हम कितनी भी मनी उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका यूज़ कहीं भी किस वस्तु और सेवाओं को खरीदने में कर सकते हैं। तो जो मॉडर्न मनी जो है वो स्टोर की जा सकती है। पहले जब बार्टर सिस्टम चलता था, जब मनी को स्टोर नहीं किया जा सकता था, तो स्टोरेबल भी एक फीचर है मनी की। अगला है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है, जब पहले मनी नहीं चलती थी, करेंसी नहीं चलती थी, तो बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर किसी को एक वस्तु चाहिए तो वो क्या करता था, सपोज कीजिए एक आदमी है ए और एक है बी। ए को गेहूँ चाहिए और बी को चावल चाहिए, तो और बी के पास गेहूँ रखे हैं और ए के पास चावल रखे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। ए क्या करेगा, ए को गेहूँ चाहिए तो ए अपने चावल बी को दे देगा और बी अपने गेहूँ ए को दे देगा। तो इस तरीके से हम एक्सचेंज करते थे, इसको कहते थे बार्टर सिस्टम। आइए देखते हैं क्या होता है। बार्टर सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर म्यूचुअली एक्सचेंज। यानी कि बार्टर सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम था जिसमें गुड्स और सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज किया जाता था इन टर्म्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की तुलना में, एक दूसरे के आधार पर। और देयर इज़ नथिंग लाइक मनी, और उस समय मनी जैसा कुछ नहीं होता था। यानी कि जो मैंने बताया कि बार्टर सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स और सर्विसेज के बदले ही एक्सचेंज किया जाता था, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। अब हम पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम की कमियां क्या थी, उसके दोष क्या थे, उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या थी, आखिर क्यों बार्टर सिस्टम को हमने ख़त्म करके मॉनेटरी सिस्टम हम लाए। तो पहली शॉर्टकमिंग थी टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस कि सपोज कीजिए हमें हमारे पास जूते हैं और जूते के बदले हम गेहूँ लेना चाहते हैं, तो हमें ऐसे आदमी की तलाश करनी पड़ती थी जो जूते के बदले गेहूँ देना चाहता हो। हम अपने जूते उस आदमी को दे देंगे और उस आदमी से गेहूँ ले लेंगे। तो ऐसे आदमी को ढूंढने में टाइम लगता था। मान लो एक आदमी हमें मिल गया जो जूते तो लेना चाहता है लेकिन उसके पास गेहूँ नहीं है देने के लिए, उसके पास कुछ और है देने को। तो इस तरीके से ऐसे विशेष आदमी को ढूंढने में टाइम लगता था, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन होती थी उसमें बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम हो जाया करता था। दूसरा है कॉस्टली इन द सेंस कि एक ग्राहक एक जो विशेष पर्सन है जिससे हम एक्सचेंज करना चाहते हैं उसको ढूंढने में खर्चा भी आया करता था, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन थी वो कॉस्टली हो जाती थी। मान लो एक आदमी है जिससे हमें गेहूँ लेना है और हमें उसको जूते देने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको ढूंढेंगे इधर उधर। ढूंढने में जितना भी खर्चा होगा वो हमारी बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन करने की कॉस्ट कहलाएगी। तो इसलिए जो बार्टर सिस्टम है वो कॉस्टली भी होता था। तीसरा है लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी का मतलब वही है कि हम पहले बार्टर सिस्टम में जो करेंसी हम यूज़ करते थे, ये करेंसी कहना ठीक नहीं है, जो भी कमोडिटी हम यूज़ करते थे एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में,
उसको पोर्टेबल करना बहुत मुश्किल होता था। जैसे कि हमने बताया पहले, एनिमल क्या करते थे, एनिमल का यूज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में किया जाता था। तो अब हर जगह हम अपनी जेब में तो एनिमल को नहीं रख सकते, ना ही हम एनिमल को इधर उधर लेके जा सकते। तो एनिमल को एक करेंसी के रूप में या एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कैरी करना बहुत मुश्किल था। तो ये शॉर्टकमिंग थी बार्टर सिस्टम की। अगली शॉर्टकमिंग है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी कि आवश्यकता का दोहरा संयोग। तो डबल कोइंसिडेंस या आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि अगर हमारे पास जूते हैं और हम गेहूँ लेना चाहते हैं तो हमें ऐसे आदमी की तलाश करनी पड़ेगी जो ना सिर्फ जूते लेना चाहता हो बल्कि जूते के बदले में गेहूँ भी देना चाहता हो। अब हमारे पास जूते हैं और हमें गेहूँ चाहिए, तो एक आदमी जिसके पास गेहूँ है हम उसके पास जाएंगे और हम उससे कहेंगे तुम हमारे जूते ले लो और हमें गेहूँ दे दो। तो जो दूसरा आदमी है वो कहेगा कि मुझे तो गेहूँ चाहिए, मुझे तो जूते चाहिए ही नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो टीवी चाहिए सपोज। तो यहाँ क्या होता था, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, कौन सी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि एक पर्सन जो खरीदना चाहता है, जो चीज़ लेना चाहता है, दूसरा पर्सन उसी को देना भी चाहता है उसकी वस्तु के बदले में या नहीं। तो इस चीज़ को कहते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि हमें ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ता था जो ना सिर्फ हमारी चीज़ खरीदना चाहता हो बल्कि वो चीज़ भी बेचना चाहता हो जो हमें चाहिए। तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स या आवश्यकता का दोहरा संयोग। अगला पॉइंट है नॉट एग्जैक्ट। यानी कि जो बार्टर सिस्टम था वो एग्जैक्ट नहीं होता था। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि अगर हम कोई भेड़ है, मान लीजिए भेड़ को हम करेंसी के रूप में या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ कर रहे हैं और हम सिर्फ एक किलो चावल लेना चाहते हैं, तो अब 1 किलो चावल के लिए कितने भेड़ दें। ओबियसली एक भेड़ तो 1 किलो चावल की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। तो अब भेड़ के टुकड़े भी नहीं कर सकते हम, कि भेड़ के टुकड़े कर दिए तो भी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में सही यूज़ करेगा। तो इस तरीके से क्या होता था, हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आंक नहीं पाते थे, और जितना हमें एक वस्तु के बदले कितना अमाउंट देना है दूसरी वस्तु का, इसको हम मेज़र नहीं कर पाते थे। तो ये एक लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की। अगला है नॉट स्टोरेबल। पहले की जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको हम पहले माना करते थे वो क्या है, उसको हम स्टोर नहीं कर पाते थे। जैसे मैंने पहले भी बताया अभी, तो स्टोर करने का मतलब है कि हम उसको इकट्ठा नहीं कर पाते थे, उसको जेब में नहीं रख पाते थे। अब आज के दौर में तो क्या, हम करोड़ों रुपए अपनी जेब में रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो लेकिन पहले ऐसे जो पहले की जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था वो हम उसको इकट्ठा नहीं कर पाते थे ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, वाइड होते थे। अगला है लैक ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। जो बार्टर सिस्टम था उसमें पहले क्या होता था, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आप, मिसाल के तौर पर आप जूते के बदले गेहूँ लेना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आपके जूते ले ही लेगा गेहूँ के बदले में। कोई कुछ और मांगेगा, कोई कुछ और मांगेगा। तो इसको कहते थे कि जो आपके पास चीज़ है उसको दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर रहा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो इसको कहते थे लैक ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। यानी कि बार्टर सिस्टम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होता था। आदमी अपने ज़रूरत के हिसाब से मीडियम ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करते थे। अगला है मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम क्या है, इसमें एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय नहीं किया जाता, बल्कि एक वस्तु को करेंसी में मेज़र किया जाता है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। तो मनी सिस्टम इज़ ए सिस्टम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मनी, डेट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अगर हमें जूते चाहिए और अगर हमारे पास जूते हैं और हम जूते के बदले गेहूँ लेना चाहते हैं, तो हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ जूते लेना चाहता हो बल्कि गेहूँ भी देना चाहता हो। हम क्या करेंगे, जो भी जूते लेना चाहता है उसे जूते दे देंगे और उससे पैसे ले लेंगे, और पैसे लेके जो गेहूँ बेचना चाहता है उससे गेहूँ ले लेंगे और उसको पैसे दे देंगे। तो ये होता था मॉनेटरी सिस्टम में।
यानी कि मॉनेटरी सिस्टम में क्या होता था, आवश्यकता के दोहरे संयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मॉनेटरी सिस्टम क्या था? मॉनेटरी सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ मनी डेट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि करेंसी को, मनी को, पैसे को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार किया जाता है मॉनेटरी सिस्टम में। आगे है मेरिट्स ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। जो मॉनेटरी सिस्टम है उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके लाभ क्या क्या हैं। पहला मेरिट है चीप एंड टाइम सेविंग। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले की जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था उसको हम कैरी नहीं कर पाते थे और उसको हम उसमें कॉस्ट भी आती थी। मिसाल के तौर पे अगर जानवर है हमको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो जानवर को चारा पानी भी खिलाना होता था, तो क्या होती थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की एक्स्ट्रा कॉस्ट होती थी रखने की। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। मॉनेटरी सिस्टम में जो करेंसी है उसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, उसको कुछ खिलाने पिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमें ऐसे आदमी की भी खोज नहीं करनी पड़ेगी ऐसा आदमी जिसको ना सिर्फ हमारा प्रोडक्ट चाहिए बल्कि वो हम ऐसा प्रोडक्ट बेचे भी बदले में जो हमें चाहिए। तो इस तरीके से जो मेरिट है एक मॉनेटरी सिस्टम की वो ये है कि मॉनेटरी सिस्टम क्या है, चीप और टाइम सेविंग होता है। यानी कि ये सस्ता होता है बार्टर सिस्टम से और इसमें टाइम की भी बचत होती है। दूसरा है पोर्टेबल। बार्टर सिस्टम में हम करेंसी को जो हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे जिन चीज़ों को, उनको हम पोर्टेबल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते थे। यानी कि हम उसको एक से स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उसमें बहुत दिक्कत होती थी, वो हर जगह संभव नहीं था। लेकिन आज के दौर में मॉनेटरी सिस्टम में हम कितना भी पैसा कहीं भी ले जा सकते हैं। अगला पॉइंट है एग्जैक्ट। मॉनेटरी सिस्टम में क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली मेज़र की जा सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया कि एक भेड़ के बदले में अगर हम 1 किलो चावल लेना चाहते हैं तो भेड़ का कितना, एक भेड़ दें 1 किलो चावल के बदले में या आधा भेड़ दें। अब आधा भेड़ तो दे नहीं सकते, भेड़ मर जाएगा अगर आधा करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता था, जो वैल्यू होती थी, जो एक्सचेंज वैल्यू है, जो विनिमय का मूल्य है वो एग्जैक्ट नहीं होता था, जिसकी वजह से हमें मॉनेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। और अब मॉनेटरी सिस्टम में आप देखते हैं कि जितने की कोई भी चीज़ है आपको उतने ही रुपए की करेंसी या मनी आप उसको दे सकते हो और उससे वो वस्तु ले सकते हो। तो इस तरीके से एक मेरिट क्या है मॉनेटरी सिस्टम का, कि मॉनेटरी सिस्टम जो है एग्जैक्ट वैल्यू का एक्सचेंज करता था या करता है। अगला है स्टोरेबल। मॉनेटरी सिस्टम में मनी को स्टोर किया जा सकता है, बैंक में स्टोर कर सकते हैं, जो जिसका बैलेंस हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड में आ सकता है, ठीक है, और उसको हम एक्सचेंज के रूप में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगला है एक्सेप्टेबिलिटी। यानी कि हम मनी को जो है, मनी कोई भी आदमी ऐसा नहीं है इंडिया में जो इंडिया की करेंसी लेने को मना कर सकता है। यानी कि वो हर जगह एक्सेप्टेबल है, हर आदमी उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेने के लिए स्वीकार करता है और अगर स्वीकार नहीं करेगा तो उसको कानूनी सज़ा दी जाएगी। अगला है डीमेरिट्स ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। डीमेरिट्स में पहला जो डीमेरिट है वो है आपका, पहली जो आपकी डीमेरिट है वो है करेंसी कैन बी स्टोलन एंड लॉस्ट। मिसाल के तौर पर मेरे पास 1000 का 2000 का नोट रखा है मेरी जेब में, किसी वजह से मैं उसको कहीं रख दिया और मैं उसको रख कर भूल गया, और रख कर भूलने के बाद दूसरे आदमी को मिल गया और वो लेके उसको चला गया, तो हमारा 2000 रुपये का सीधा नुकसान हो गया। या वो करेंसी हमसे खो भी सकती है, या वो करेंसी को कोई ईज़िली चुरा भी सकता है। जैसे कोई घर में घुस गया, उसने अलमारी खोली और उसमें पैसे रखे थे, वो लेकर चला गया। अब अगर पहले का दौर होता बार्टर सिस्टम तो इतनी जल्दी से कोई एनिमल को तो लेके नहीं भाग जाता, वो तो बड़ी चीज़ है एनिमल, वो पकड़ में आ जाती, उससे हम उसको जल्दी से चुराया नहीं जा सकता मतलब। लेकिन आज के दौर में करेंसी को ईज़िली चुराया जा सकता है। और जैसे कि अब ई ट्रांजैक्शन भी चलती हैं, तो ई ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं, पासवर्ड को भी हैक कर लेते हैं कुछ लोग, और हैक करने के बाद वो करेंसी जो होती है उसकी सारी चोरी हो जाती है।
मिसाल के तौर पे अगर मेरा बैंक में 1 लाख रुपए रखा है तो हैकर क्या कर सकते हैं, उसको चोरी कर सकते हैं पासवर्ड को चुरा कर, या किसी और टेक्निकल नॉलेज का फ़ायदा उठाकर। तो करेंसी क्या है, आज के दौर में चोरी होने का डर ज़्यादा है और उसके खोने का भी डर ज़्यादा होता है। दूसरा है कैन बी वेस्टेड। मिसाल के तौर पे मेरे जेब में 2000 का नोट है और मैं उसको जेब में ही रखा भूल गया, और हमारे घर में हमारी माँ ने, हमारी बहन ने क्या करा, उस कपड़ों को धो दिया बिना जेब चेक किए, तो वो जो 2000 का नोट है वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन पहले की करेंसी ऐसे वेस्ट नहीं हुआ करती थी। जो भी हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में बार्टर सिस्टम के दौरान यूज़ करते थे वो ऐसे धुलने से ख़राब नहीं हुआ करता था। लेकिन आज की मनी जो है वो नाजुक है बहुत। मिसाल के तौर पर कागज़ का नोट होता है और वो फट भी सकता है ज़रा सी प्रेशर से। अगली डीमेरिट है काउंटर फीटिंग। आज की जो करेंसी चल रही है उसकी काउंटर फीटिंग हो सकती है। काउंटर फीटिंग का मतलब ये है कि जो करेंसी है उसकी डुप्लीकेट करेंसी मार्केट में निकाली जा सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश में नकली नोट भी चलते हैं, तो वो नकली नोट क्या है, वो काउंटर फीट है, यानी कि जो असली करेंसी है उसकी नकल है। तो मॉनेटरी सिस्टम में क्या होता है, करेंसी की नकली फॉर्म भी इशू की जाती है। जो चोर चक्के या जो गलत आदमी होते हैं, जो नेगेटिव काम करते हैं और बेईमानी से पैसा कमाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी डुप्लीकेट मनी छाप देते हैं और उसको इकोनॉमी में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो मॉनेटरी सिस्टम है उसमें डुप्लीकेट मनी भी आ जाती है, यानी कि नकली पैसा भी आ जाता है। अगला है कमोडिटी वैल्यू इज निल। पहले क्या होता था, जो पहले की मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती थी उनकी अपने आप में भी कोई वैल्यू होती थी। दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है वस्तु मूल्य, एक होता है मौद्रिक मूल्य। पहले की जो करेंसी थी या पहले की जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज थी बार्टर सिस्टम के दौरान, तो उसमें उस वस्तु का भी कोई फिज़िकल यूज हुआ करता था। मिसाल के तौर पे मैं गेहूं के बदले चावल लेना चाहता हूं, तो अगर चावल मुझे नहीं भी मिले तो गेहूं को भी मैं यूज़ कर सकता हूं, उसको बिना एक्सचेंज किए। उसको एक मनी के रूप में यूज़ ना करके मैं उसको फ़िज़िकल फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकता हूँ। लेकिन आज की जो करेंसी है उसको फ़िज़िकल फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1000 का नोट है और आपको चावल तो मिले नहीं, तो आपने वो 1000 का नोट ही खा लिया, तो उससे तो पेट भरेगा नहीं। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि मॉनेटरी सिस्टम में जो कमोडिटी वैल्यू है वो नील होती है, जीरो होती है, यानी कि हम पैसे को फिज़िकली कंज्यूम नहीं कर सकते। यानी कि जो पैसा है, जो करेंसी है, उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, वो एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है अगर उससे कोई वस्तु एक्सचेंज नहीं हो रही तो पैसे की वैल्यू तभी है जब उसके बदले कुछ खाने पीने की चीज़ आ जाए। अगर उसके बदले कुछ एक्सचेंज नहीं हो पा रहा गुड्स या सर्विसेज, तो वो हमारे लिए सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, उससे हम अपना पेट नहीं भर सकते। तो गाइस ये था आज का लेसन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इससे आगे की जो कहानी है कि जो पैसा है वो ज़्यादा क्यों नहीं छापा जाता और ज़्यादा पैसा छापकर कोई देश अमीर क्यों नहीं हो जाता। तो इस तरीके के सवालों के लिए हम चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर में, लेकिन अगले अध्याय में, अगले पार्ट में। आज का जो हमारा पार्ट है वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।